हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। आज रिवीजन करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका पहला दूसरा प्रश्न नहीं, यहाँ पे तीसरा प्रश्न शुरू करना है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी को हम समझाएंगे। रस की परिभाषा। किसी काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय पाठक दर्शक या श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है रस कहते हैं बच्चों। हम आपको अपने भाषा में समझाएंगे। इसको हमने पहले रिवीजन भी कराया है। किसी काव्य को पढ़ते सुनते देखते समय पाठक दर्शक और श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है रस कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रस के 4 अंग होते हैं बच्चों। यहां पर स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के कितने अंग है? 4 अंग। सुपर फास्ट रिवीजन है, टाइम पास नहीं करना है, एकदम फटाफट आपको केवल और केवल सुनना है। रस के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यहां पर आप कहते हैं विभाव किसे कहते हैं बच्चों? तो जो आपका स्थायी भाव होता है उसके जागृत करने वाले कारक को, यानी जो स्थायी भाव को जागृत करता है, देखो ना, रसों को जगाना या उदित करने वाला कारण ही विभाव कहलाता है। जो स्थायी भाव को जागृत करता है, स्थायी भाव को बढ़ाता है, वही आपका विभाव कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? शब्दों का एक समूह, सार्थक समूह। शब्दों का एक सार्थक समूह आपका वाक्य कहलाता है। शब्दों का एक सार्थक समूह एक वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का, एक सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य होता है। मातृभाषा किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मातृभाषा जो बच्चा अपने माँ से सीखता है, अपने परिवार, अपने घर द्वार में सीखता है, अपने समाज में सीखता है, वही उसका मातृभाषा होता है। यानी जो बच्चा बचपन से सीखता है, जब एक बालक होता है और जिस भाषा का प्रयोग बचपन से करता है, अपने माँ के द्वारा सीखता है, अपने घर परिवार में सीखता है, वही मातृभाषा कहलाता है। राष्ट्रभाषा क्या कहलाता है बच्चों? एक ऐसी भाषा जिसका विस्तृत रूप होता है, पूरे देश में हर एक मतलब दूरदर्शन, संचार, सभी चीजों में उस भाषा का प्रयोग किया जाए, वो आपका बच्चों राष्ट्रभाषा कहलाता है। राष्ट्रभाषा एक विस्तृत भाषा है, मतलब जब किसी भाषा का विकास हो जाए और पूरे देश में बोले जाने लग जाए, या उसे पूरे देश के लोग समझे, और सरकारी कामकाज या सरकारी जो आपका अंतरराष्ट्रीय विचार विनिमय है उसी भाषा से हो, तो आपका राष्ट्रभाषा कहला जाता है। ठीक है। राष्ट्रभाषा, भारत का राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी है बच्चों, याद रखना। ठीक है। अपने भाषा में लिखना है। यहां पर देखिए मुहावरा क्या है। मुहावरा क्या है? एक छोटा सा वाक्यांश है जिसका वास्तविक रूप से दिखने में कुछ और अर्थ होता है, लेकिन आंतरिक लाक्षणिक की बात करें उसका लक्षण कुछ और होता है। मतलब एक छोटा सा पदों का बंध है ना, पदबंध, यानी पद, यानी छोटे छोटे जो आपके शब्द हैं उनका एक समूह है जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ और है, मतलब शब्दों का अर्थ कुछ और निकलेगा, लेकिन वास्तविक रूप से जो अर्थ है उसका कुछ और निकलेगा, वो आपका मुहावरा कहलाता है। ठीक है। जैसे अंधों का लाठी, एकमात्र सहारा। अंधों का लाठी, अब अंधा का लाठी, अब शब्द में तो अंधे का लाठी लग रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से उसका लक्षण हो जाता है बच्चों आपका क्या? एकमात्र सहारा, मतलब किसी के पास एक ही बेटा है तो एकमात्र सहारा होता है। जैसे श्रवण जी का कहानी आप जानते हो, अंधे का लाठी अपने माँ बाप का एकमात्र सहारा था। ऐसे मान लीजिए 9 2 11 होना। अब 9 2 11, 9 और 2 गणित है, 9 और 2 जोड़ दिए तो 11 हो गया, ये तो गणित है। लेकिन 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, तो उसका कुछ और अर्थ निकलता है लाक्षणिक रूप से, और वास्तविक शाब्दिक कुछ और अर्थ होता है, वो आपका मुहावरा कहलाता है। नाटक क्या है बच्चों? नाटक एक हिंदी गद्य साहित्य की एक विधा है। नाटक एक हिंदी गद्य साहित्य की विधा है जिसमें किसी घटना पर विस्तृत वर्णन होता है, जिसके पात्रों की संख्या अधिक तथा इसका चित्रण हम के रंगमंची के माध्यम से करते हैं। हम अपने भाषा में समझा रहे हैं, इसी तरीके से आप लिखोगे। यहां पे लंबा चौड़ा खूब लिखा है। नाटक किसी महान पुरुष जीवन की घटनाओं का अनुकरण किया जाता है। जो कलाकार इस घटनाओं का अनुकरण कर हमारे सामने पेश करता है अभिनेता कहलाता है। नाटक में मूल भाव अनुकरण नहीं नकल होता है। नाटक का आनंद देख कर लिया जाता है, यह दृश्य काव्य कहलाता है। नाटक की वास्तविक सफलता मंच पर खेले जाने पर है। जिन व्यक्तियों की कथा नाटक, अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, हिंदी गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें किसी महान पुरुष या किसी घटना पर वर्णन होता है, जिसको किसी मतलब पात्रों की संख्या इसमें अधिक होती है, और इसे रंगमंची कार्यक्रम के द्वारा समझाया दिखाया जाता है, ये नाटक कहलाता है। ठीक बच्चों। चलिए, उपन्यास और नाटक, 2 नाटककार और एक एक रचना याद रख लेना। उपन्यास क्या है बच्चों? उपन्यास क्या है? उपन्यास क्या है? मानव जीवन की तस्वीर को निपुणता से प्रस्तुत करना, है ना। उसमें डूब जाते हैं तथा उसमें वर्णिक कथा अपने से लगती है, और उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का ऐसा वर्णन हो कि बिल्कुल मार्मिक वर्णन हो, उसके एकदम सच्चाई पर आधारित हो, और ऐसा लगा हो कि भाई साहब ये हमारा एकदम वास्तविकता सामने ही घटना है, तो आपका वो उपन्यास कहलाता है। एकांकी क्या है बच्चों? ये भी आपका एक गद्य साहित्य की विधा है जो कि एक ही घटना पर आधारित होती है, एक अंक पर आधारित होती है, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। ठीक है, ये आपका एकांकी कहलाता है।
देखो भाई, कहानी क्या है? कहानी किसी विशेष व्यक्ति पर एक विशेष घटना है, या कि मान लीजिए कोई एक विशेष घटना है जिसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है और इसे हम एक ही समय में बैठकर पढ़ सकते हैं, है ना, ये आपका कहानी कहलाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, फटाफट देखते हैं साहित्य की विधाएं कौन कौन सी है। साहित्य की विधा है कहानी है, नाटक है, एकांकी है, जीवनी है, संस्मरण है, उपन्यास है, रेखा चित्र, आत्मकथा, ये सारी चीजें हैं। नाटक में क्या होता बताओ? नाटक में किसी महान पुरुष के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है, गद्य साहित्य की एक विधा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। उड़ने और खिलने का कविता का क्या संबंध है? देखो, उड़ने का, वह अपने निर्माण के साथ उड़ान भरती है और सदियों तक इस उड़ान में कायम रहती है। वह फूल के समान स्वरूप पाकर खिलती है, तथा खिलना एक समय के लिए नहीं होता बल्कि वह सदियों तक खिल करके लोगों के हृदय को आनंदित करती है। इसलिए उड़ने और खिलने का कविता का गहरा संबंध है। बोला गया कि गहरा संबंध क्यों है? कहने का तात्पर्य है, उड़ना मतलब अपने भावनाओं को लेकर के संयम को, मतलब जो आपकी जैसे मान लीजिए सोच है कि हमें ये बनना है, तो आप अपने भावनाओं को लेकर के आगे कायम होकर के आगे उड़ते हैं। यहाँ पर उड़ना मतलब पक्षी उड़ने का तात्पर्य नहीं बच्चों, आप अपने कल्पना को लेकर, अपने मतलब भाव को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं, वो चीज यहाँ पर उड़ना है। ठीक है। और खिलने का तात्पर्य आप उस चीज को पा सको, फूल के समान खिल सको, यानी जिस चीज के लक्ष्य लिए आगे बढ़ो उसके लिए आप आगे खिल सको। उषा का जादू क्या है भाइयों? क्यों टूटता है? सूर्योदय के समय में टूटता है। उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है, क्योंकि सूरज की किरणों के प्रभाव से आकाश में छाई लालिमा समाप्त हो जाती है और उषा का जादू टूट जाता है। छायावाद की दो विशेषताएं बच्चों, हमने आपको बताया था, राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है, और जो आपका छायावाद में हो गया था मतलब कभी आप अपने ऊपर ज्यादा विश्वास रखता था बच्चों, इसका मतलब है व्यक्तिवाद की प्रधानता। दो ही विशेषताएं पूछा जाता है, ज्यादा नहीं। तो प्रकृति चित्रण भी आप लिख सकते हो, है ना, और राष्ट्रीयकरण या देश प्रेम लिख सकते हो, और आप लोग लिख लेना क्या, व्यक्तिवाद की प्रधानता। ठीक है। ऐसे प्रयोगवाद में हुआ था बच्चों रूढ़वादिता का मतलब समापन। प्रयोगवाद में रूढ़वादिता का समापन, यानी रूढ़वादिता के विरुद्ध विद्रोह, है ना, यानी उसका विरोध किया गया था, और व्यक्तिवाद का जो प्रधानता था उसका भी विरोध किया गया था प्रयोगवाद में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आलंबन विवाह और उद्दीपन विवाह में अंतर लिखिए। देखो भाई साहब, विवाह के ही दो प्रकार है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या है? जिसके प्रति आश्रय पात्र द्वारा हृदय में भाव स्थायी होता है, वो आलंबन कहलाता है। लेकिन जिससे आलंबन के प्रति स्थित भाव उत्पन्न होता है उसे उद्दीपन कहते हैं। मतलब जिसके प्रति, देखिए ना, जिसके प्रति, जैसे मान लीजिए आप किसी घटना को देख रहे हैं, उस घटना के प्रति आपके अंदर कुछ भावना उत्पन्न हुआ, तो वो घटना है आपका आलंबन। लेकिन आपके, ठीक है, आपके अंदर यदि कोई आलंबन उत्पन्न हो रहा बच्चों, देखिए ना क्या बोला, आलंबन का मतलब है कि जैसे कोई घटना घटित हो गई, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो उस एक्सीडेंट में जो भाव उत्पन्न हुआ, तो वहां पर आश्रय और विषय दो चीज होंगी, है ना, तो उसके कारण जो आपका भाव उत्पन्न होगा वो आपका क्या कहलाएगा? आलंबन। और उद्दीपन वह है जिससे आलंबन के प्रति स्थित भाव उद्दीप्त होता है, मतलब जो घटना घटित हुआ है उससे जो भाव उत्पन्न होगा वो आपका उद्दीपन कहलाता है। बार्णिक छंद और मात्रिक छंद क्या है बच्चों? मात्रिक छंद किसे कहते हैं? ये एक ऐसा छंद जिसकी गणना हम मात्रा के आधार पर करते हैं उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और जिसमें हम वर्णों के आधार पर करते हैं वो बार्णिक छंद कहलाता है। देखिए यहाँ पर बच्चों, ये जो मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद में सभी चरणों की संख्या मात्राओं की तो समान होती है, लेकिन क्रम लघु गुरु समान नहीं होता है। लेकिन वर्णिक छंद में लघु गुरु दोनों समान होता है, इसमें वर्णों के आधार पर की जाती है, लघु गुरु दोनों समान रहता है। और दूसरा है, इसमें मात्राओं की संख्या गिनी जाती है, इसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में लिखा है रोहा, दोहा, रोला आपका मात्रिक छंद है, और बार्णिक छंद में सवैया ये आपका। ठीक है। माधुर्य गुण किसे कहते हैं बच्चों? माधुर्य गुण का मतलब जैसे किसी कविता को आप पढ़ रहे होते हैं तो अंदर से प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए, ठीक है, मधुर भाव उत्पन्न हो, उसे हम माधुर्य गुण कहेंगे, जिसमें श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि रिवीजन है बच्चों। बिंब क्या है? बिंब क्या है बच्चों? बिंब क्या है? बिंब एक प्रकार का भाव गर्भित शब्द चित्र है जो नेत्र ही नहीं वरन सभी ज्ञानेंद्रियों को तृप्त करता है। बिंब की समान अवधारणा से काव्य बिंब अवधारणा में थोड़ा सा अंतर रह जाता है। काव्य के विभिन्न तत्वों की तरह काव्य की बिंब की रोचकता, रंजकता, हालांकि ये क्वेश्चन काम का नहीं है, बिंब की क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। लुट्टन ने श्यामनगर मेले में किसे और क्यों चुनौती दी थी बताइए। तो यहाँ पर देखिए, लुट्टन सिंह जब मेला गया था, मेला दंगल देखने गया था, तो पहलवानों की कुश्ती दांव पेच देखकर उसके शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली थी। ठीक है ना, तो लुट्टन सिंह ने किसे चुनौती दी थी? शेर के बच्चे को चुनौती दी थी, और शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था, वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था, याद रखिएगा। ठीक है, लुट्टन सिंह ने किसे चुनौती दी थी बच्चों? तो लुट्टन सिंह ने शेर के बच्चे को चुनौती दी थी, है ना, चांद सिंह,
ठीक है। असली नाम क्या था? शेर के बच्चे का नाम असली नाम था चांद सिंह और पहलवान का नाम बादल सिंह था। चांद सिंह के पहलवान का नाम बादल सिंह। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं? जो किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है बच्चों। जैसे आपका खचाखच भरा हुआ है, मतलब जैसे बोले ट्रेन में खचाखच भरा है, बोले काम फटाफट करो भाई, फटाफट करो, है ना। परात में आटा लगा लो, है ना। काच काच मुक्का, नहीं बोले एक मुक्का मारेंगे तुम खत्म हो जाओगे। ठीक है, हम ये क्षेत्रीय शब्द को ही देशज शब्द के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। न्याय विधि के 5 तकनीक शब्द। तकनीक का मतलब यहाँ पर देखिए टेक्निकल, जैसे एडवोकेट हो गया, अधिवक्ता हो गया, अभय आवेदन, जमानत, न्यायालय, वैध। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करता है। सौंदलगेकर के अध्यापन की 2 विशेषताएं लिखिए। उनके लेखक कि भाई वो मराठी भाषा इतना अच्छे तरीके से पढ़ाते थे कि सुन करके लोग रम जाते थे। समझ रहे हैं ना, कि वो जिस विषय को पढ़ाते थे वो स्वयं बहुत रुचि रखते थे और पढ़ाते पढ़ाते वो स्वयं रम जाते थे। उनका कविता पाठन का तरीका बहुत प्रभावशाली था। इसी तरीके से लेखन प्रभावित हुआ था। मतलब लेखक जो है, जैसे आनंद यादव जी आप जानते हैं, लेखक यादव जूझ कहानी, सॉरी आनंद यादव नहीं होंगे, है ना, आनंद यादव यहाँ पे नहीं होंगे, याद रखिएगा। इससे प्रभावित होकर के जो लेखक लेख लिखता है, आप पढ़े होंगे ना कि जब उसके पास कॉपी पेन भी नहीं रहता है तो गाय भैंस चराने जाता है तो वहाँ पर, है ना, पशुओं के पीठ पर उकेरने लग जाता है, पत्थर पर लिखने लग जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है। सौंदलगेकर क्या है, बहुत अच्छे मराठी भाषा पढ़ाते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और पढ़ाते पढ़ाते स्वयं रम जाते थे। और वहीं पर यदि हम बात करें, कविता का पाठन इतना प्रभावशाली था कि लेखक भी प्रभावित हो गया था। अतीत के दबे पाँव का शीर्षक बताइए। अतीत के दबे पाँव पाठक लेखक में अनुभव है कि उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखते समय होते हुए थे। उस सभ्यता के अतीत में झांककर वहां निवासियों, देखो भाई, वहां के निवासियों और उनके दी जाता था वहां के सड़कें, नालियां, स्तूप, अन्न भंडार, स्नानागार, कुएं, कुंड, अनुष्ठान गृह आदि की तरह से व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। मतलब यहाँ पर अतीत के दबे पांव का निष्कर्ष तात्पर्य किससे बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता से और मोहनजोदड़ो से बताया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन भी उतना खास नहीं है, तैयार करने की जरूरत नहीं है। टेलीविजन के विभिन्न जो चरण है, फ्लैश है, ड्राई एंकर है, फोन है, विजुअल एंकर, ब्राइट है, लाइव है। लाइव का मतलब होता है डायरेक्ट दिखाई देना, है ना। ठीक है, तो ये इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता का मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए, हालांकि उतना ज़्यादा खास नहीं है, बट फिर भी इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पत्रकारिता का मतलब यह है कि इंटरनेट के माध्यम से समाचार का आदान प्रदान करना, बस सिंपल है। इंटरनेट पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। जैसे ईमेल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या कि मान लीजिए टेलीविजन के माध्यम से तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब हो सकता है, इंटरनेट, फेसबुक में भी आपका समाचार प्रकाशन हो सकता है ना। ऐसे आप लोग किसी भी अपना कोई भी ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। नई कविता की 2 कवियों का नाम, भवानी प्रसाद मिश्र और शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता के 2 कवि का नाम लिख लो और एक एक रचना आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। प्रगतिवाद के 2 कवियों का नाम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुकुरमुत्ता अणिमा, और सुमित्रानंदन पंत का युगांत युगवाणी। ये प्रगतिवाद कवि की 2 रचनाएं हैं। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, इसका सेपरेट बताया था बच्चों, वीडियो बनाया था। विरोधाभास अलंकार क्या है? ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो जो सिलेबस में ना रहे उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोरठा छंद, विरोधाभास अलंकार लगभग है बच्चों। विरोधाभास अलंकार ऐसा है तो होता है जहां वाक्य में विरोध होने का आभास हो परंतु विरोध ना हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। पढ़ लेना, ऐसा लगे कि विरोध हो रहा है लेकिन वास्तविक रूप से विरोध ना हो, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। याद रखिएगा, विरोधाभास अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार और संग रूपक अलंकार, ये 4-5 अलंकार हैं आपके सिलेबस में, आप पढ़ लेना। तो विरोधाभास अलंकार देख लेना आप लोग। सरल तो है भाई, सरल तो है, जहां देखने को लगे विरोध हो रहा है लेकिन वास्तविक रूप से विरोध ना हो, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। और सोरठा छंद देख लो आप लोग। सोरठा छंद में क्या होता है? दोहा का उल्टा सोरठा छंद है। देखिए, मैं बोला था कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चों विरोधाभास, सोरठा, ये दोनों सिलेबस में है। पढ़ लो यार थोड़ा सा, 1 मिनट है क्या। सोरठा छंद क्या है? ये आपका मात्रिक छंद है और दोहा का उल्टा होता है, मतलब दोहा का उल्टा कर देंगे तो सोरठा छंद आ जाता है। ठीक है, ये आप देखिए, इसके विषम चरणों में 11-11, विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। उदाहरण में लिख लो, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, है ना, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। मतलब ये सोरठा का उदाहरण है। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, है ना, करहु अनुग्रह सोई,
बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ये सोरठा का उदाहरण है। चलो कोई बात नहीं है। निबंध किसे कहते हैं? निबंध क्या होता है? किसी घटना पर आधारित विस्तृत वर्णन होता है। सबसे पहले आप चाहे गद्य की बात करो चाहे पद्य की बात करो, जब उसमें लिखना रहता है, मतलब गद्य साहित्य का इतिहास है तो आप लिखो गद्य साहित्य का एक विधा है जिसमें किसी है ना घटना पर आधारित विस्तृत वर्णन किया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष पर भी निबंध लिखा जा सकता है, आप अपने भाषा में लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर देखो बच्चों और प्रश्न देख लो आप लोग। इसे आप लोग देखो, जैनेन्द्र के अनुसार बाजारूपन का क्या तात्पर्य है? जैनेन्द्र के अनुसार बाजारूपन का क्या तात्पर्य? देखिए बच्चों, बाजारूपन का तात्पर्य यह है कि आजकल के कुछ ऐसे व्यक्ति हो गए हैं कि बिना काम के भी बाजार से सामान खरीदते हैं अपने आम भाव को दिखाने के लिए, लेकिन वास्तविकता बाजारवाद का मतलब तात्पर्य यह है कि आवश्यक वस्तुओं को खरीदना, तभी वो बाजारीकरण हो सकता है, अन्यथा आपका आर्थिक सामाजिक सब कुछ से नुकसान होता है। बस आप अपने भाषा में देखिए, मैं इसलिए आपको समझाया इसके पहले भी क्वेश्चन आंसर कि क्वेश्चन आंसर समझने के तात्पर्य है कि उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? बताओ। शिरीष के फूल में कालजयी अवधूत की तरह समानता दिखाई देता है, इसलिए इसे कहा जाता है, क्योंकि कालजयी सन्यासी काल विषय वासनाओं क्रोध मोह इत्यादि से स्वयं को अलग कर देता है। जैसे शिरीष का फूल बच्चों गर्मी में भी फूल जाता है, मतलब बसंत ऋतु में आता है, गर्मी में भी फूलता रहता है। धूप को सहने की क्षमता होती है, परिस्थितियों को सहने की क्षमता होती है। ऐसे ही कालजयी अवधूत, अवधूत का मतलब सन्यासी, सन्यासी सब कुछ छोड़ देता है, अपना सुख दुख ये सब किनारे कर देता है, परिवार मोक्ष माया सब खत्म। ठीक है, उसी प्रकार से शिरीष है, गर्मी के दिनों में भी आपका लहलहाता हुआ फूल नजर आएगा, इसलिए तुलना की गई है अवधूत से। ये एक ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बना था। ठीक है, यशोधर बाबू के चरित्र की दो विशेषताएं बताओ। यशोधर बाबू कैसे थे? यशोधर बाबू कैसे थे? परंपरावादी थे, संस्कारवादी थे यशोधर बाबू। ठीक है, वो अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों से बंधे हुए थे, उनका वर्तमान संस्कारों से मेल नहीं खाता था। वो भारतीय संस्कृति, पूजा पाठ, भक्ति, रामलीला, रिश्तेदार अपना तो सादगी और सरलता को अपनाना चाहते थे। यशोधर बाबू अपने विचारों वाले व्यक्ति थे। वो मानते थे कि उनके बच्चे आधुनिक युग के साथ साथ चलते चलते यथार्थ दुनिया के बारे में उनसे अच्छा अधिक सोच पाते। तो ये यशोधर बाबू का गुण था। जूझ कहानी के आधार पर कौन कौन से जीवन मूल है? उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है बच्चों, प्रिंट माध्यम का मतलब क्या होता है? प्रिंट माध्यम का मतलब होता है मुद्रित माध्यम, जैसे आपका अखबार होता है। प्रिंट माध्यम का होता है बच्चों मुद्रित माध्यम, जैसे अखबार। प्रिंट माध्यम हमारे जीवन के लिए ज़्यादा उपयोगी, क्योंकि उसे पढ़ने के साथ साथ मानसिक चिंतन और उसके बारे में सोच सकते हैं, उस घटना के बारे में आप ज़्यादा विचार कर सकते हैं। डेडलाइन का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? डेडलाइन क्या है? समय सीमा है। किसी भी समाचार को प्रकाशित करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होता है, जिसे हम डेडलाइन के नाम से जानते हैं। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने अपाहिज बार बार क्यों पूछे प्रश्न क्यों पूछते थे? क्योंकि यदि बार बार क्वेश्चन अपाहिज से पूछेंगे तो वो रोने लग जाएगा, जिससे टीआरपी बढ़ेगा, मतलब हमारे जो चैनल है बच्चों एक प्रकार से पत्रकारिता की उसका अस्तित्व बनेगा, इसलिए बार बार उससे पूछा जाता था, क्योंकि वो रोने लगेगा, और जब रोने लगेगा तो बैठे सामने जनता भी रोएगी, और हमारा जो ये समाचार पत्र हमारा जो प्रकाशन है, जो हमारा ये एक प्रकार से चैनल जिसे हम बोलते हैं, उसका क्या होता है? अस्तित्व बढ़ता है। ठीक है, कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में क्यों किया जाता है? देखिए, बिंब शब्द चित्र होते हैं, इंद्रिय अनुभव के आधार पर बिंबों की कल्पना के सहारे कवि हमारे सामने उपस्थित कर देता है। केदार सिंह कवि कहने का मतलब ये तात्पर्य है, बिंब का मतलब होता है कि अपने ज्ञान के आधार पर, अपने है ना तर्क के आधार पर किसी घटना को हमने सामने प्रस्तुत कर देता है, इसलिए बिंब धर्मी कवि के रूप में मानते हैं। लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था? बताओ। मेढक मंडली के नाम से दिया जाता था, इंद्रसेना के नाम से। ठीक है, मेढक मंडली और इंद्रसेना का नाम। कोई दो लोकोक्ति, दो उदाहरण, ये तो अपने घर से पढ़ लेना भाई साहब। ठीक है, पहलवान का अंतिम इच्छा क्या था? पहलवान का अंतिम इच्छा था कि वह चिता पर पेट के बल से लेट जाए, क्योंकि उसके जीवन भर कभी चित नहीं मिली थी, और पहलवान की ढुलक पाठ में रचिता फणीश्वरनाथ रेणु है। ठीक है भाई, वो बोला था क्या कि चिता पर पेट के बल लेट जाए, क्योंकि उसे कभी भी चिट नहीं मिली थी, मतलब कभी हारा नहीं था। तो ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन रहता है। टाइम पास करने हम नहीं आते हैं, और इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।